गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट क्लास में अपन ने पढ़ लिया था कि व्हाट आर द 3 स्टेट्स ऑफ अ मैटर, है ना। 3 स्टेट्स होते हैं उसके, फिजिकल स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उनमें अपन ने देखा था कि पार्टिकल किस तरह से बिहेव करता है, किस में फास्ट चलता है, किस में एक जगह पे ही रहता है, किस में शेप चेंज हो जाता है, वॉल्यूम चेंज हो जाता है एंड ऑल, ये सारी चीज़ें अपन ने देखी थी। नेक्स्ट अपन देख रहे हैं कि कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, क्या मैटर जो है वो अपनी स्टेट्स को बदल सकता है, ठीक है। यानी एक फिजिकल स्टेट में से दूसरे स्टेट में जा सकता है या नहीं। सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, अपन को पहले वैसे ही पता है जनरली कि हाँ जा सकता है, ठीक है। बट अब अपन देखते हैं कैसे जा सकता है, उसको क्या क्या बोलते हैं। तो व्हाट हैपन्स इनसाइड द मैटर ड्यूरिंग दिस चेंज ऑफ स्टेट, तो उन मैटर के अंदर, उन पार्टिकल्स के अंदर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने पे ऐसा क्या चेंज होता है वो देखेंगे। उनके पार्टिकल किस तरह से बिहेव करते हैं या ये चेंज कैसे होता है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर अपन जानेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। सबसे पहला इम्पॉर्टेंट टॉपिक यही है, क्योंकि टेम्परेचर नहीं हो तो सब लोग अलग अलग स्टेट में नहीं रह पाएंगे और एक दूसरे से चेंज भी नहीं होंगे स्टेट में, ठीक है। तो उसने क्या किया है, एक एक्सपेरिमेंट किया, आइस लिया उसने एक बीकर में, ठीक है। उसको सबसे पहले टेम्परेचर नाप लिया उसका थर्मामीटर से। फिर बाद में उसके कांटेक्ट में क्या करा, बर्नर रखा, यानी आग जलाई नीचे से उसके, और जैसे ही आपको पता है उसको आग मिलेगी, बर्फ़ तो पिघलेगी, ठीक है। जैसे उसको हीट मिलेगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर अगेन आप उसमें थर्मामीटर लगा के चेक कर सकते हैं कि अब इस वाटर का टेम्परेचर क्या हो गया, ठीक है। तो आपको जब आप थर्मामीटर को उस बीकर में ही रख देंगे, जब आइस था तब टेम्परेचर नोट किया आपने, अब जैसे जैसे आप हीट दे रहे हो, आप टेम्परेचर नोट करते जा रहे हो, तो आप देखोगे कि एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिस पे सारा का सारा आइस वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स, पेज नंबर 7 पे फर्स्ट पैराग्राफ, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द सॉलिड्स, यानी सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाने पे क्या होता है, उनके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी, यानी वो जिस गति से मूव कर रहे थे वो एनर्जी जो है बढ़ जाती है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इंक्रीजेज। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज हो जाती है। ड्यू टू द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इस काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने की वजह से उन पार्टिकल्स की स्पीड यानी v भी इंक्रीज हो जाती है। ध्यान रखना यहाँ पे t क्या है, टेम्परेचर है। अब ये टर्म्स आपको शॉर्ट में याद करते हुए चलने हैं। ये काइनेटिक एनर्जी है ke, और v क्या है, उसकी स्पीड या फिर वेलोसिटी जिसको अपन कहेंगे। तो वो ज़्यादा स्पीड के साथ वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट, यानी हीट होने से जो भी एनर्जी मिल रही थी उससे क्या होता है, हीट मिलने से जो भी एनर्जी मिल रही थी उन पार्टिकल्स को, उससे वो अपना बॉन्ड तोड़ देते। यानी पहले वो बर्फ़ में क्यों थे, क्योंकि इनके बॉन्ड जुड़े हुए थे, वो आपस में अट्रैक्टेड थे, इसलिए वो सॉलिड थे। अब वो जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उनके बॉन्ड टूटते जाएंगे और टूटने से वो अलग अलग हो जाएंगे, इसलिए वो लिक्विड में बदल जाता है। द पार्टिकल्स लीव देयर फिक्स पोजिशन, खुद की पोजिशन छोड़ के वो क्या करते हैं, मूव करना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको बहुत एनर्जी मिल गई। अब एक बॉल है, एक जगह पे पड़ी है, अगर आप उसको किक मारोगे तो वो तो चलेगी ही ना। तो जैसे ही अपन किसी चीज़ को एनर्जी देते हैं वो अपनी जगह छोड़ के मूव करना स्टार्ट कर देती है। तो वही सीन यहाँ पे हो रहा है। तो एक स्टेज ऐसी आ जाती है जब सारा का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाता है और किस में बदल जाता है, लिक्विड में, ठीक है। तो द टेम्परेचर एट विच, ये चीज़ आप अंडरलाइन कर लेना, एज सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं, जिस टेम्परेचर पे सारा का सारा सॉलिड, टेम्परेचर एट विच सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड, ठीक है, उसे अपन कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट, कि सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाए, उस टेम्परेचर को अपन कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। और मेल्टिंग पॉइंट जो है क्या करता है, उस पॉइंट पे यानी उस टेम्परेचर पे आते ही सारे के सारे बॉन्ड टूट जाते हैं, सारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है ख़त्म हो जाता है। तो द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज 273.16 केल्विन। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.16 केल्विन। जैसे एक डिग्री सेल्सियस अपन यूनिट पढ़ते हैं टेम्परेचर की, वैसे ही एक केल्विन भी होती है। 273 केल्विन मीन्स 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग, यानी ये जो चेंज है सॉलिड का लिक्विड में बदलना, इसको अपन फ्यूजन भी कहते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस जो था मेल्टिंग
उसको अपन फ्यूजन भी कहते हैं। समझ में आ गया? दोनों कह सकते हैं इसको। तो व्हेन ए सॉलिड मेल्ट्स इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब जैसे सॉलिड मेल्ट हुआ तो क्या हुआ, उसका टेम्परेचर तो अभी भी वो का वो ही था, बट उसकी वो जो हीट एनर्जी थी जो उसको मिल रही थी कंटिन्यूसली, वो सारी चली कहाँ गई, तो वो उसके बारे में देखते हैं अपन। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts। तो अपन ने देखा होगा, क्या ऑब्जर्व किया इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, ये जो भी अपन ने किया आइस को मेल्ट करने का, कि जैसे ही अपन सिस्टम ऑफ का जो टेम्परेचर है, यानी जो पहले था आइस का वो ही अभी भी है वाटर होने के बाद, वो कब तक रहता है, तब तक कि मेल्टिंग पॉइंट, जब मेल्टिंग पॉइंट आ जाता है तब भी चेंज नहीं होता। तो डज नॉट चेंज आफ्टर द मेल्टिंग पॉइंट इज रीच्ड। तो जब भी मेल्टिंग पॉइंट आ गया था उस दौरान उसका टेम्परेचर नहीं बदला। टिल ऑल द आइस मेल्ट्स, कब तक, जब तक कि सारा आइस नहीं पिघल जाता। उसके बाद जब सारा आइस पिघल जाएगा तब वो वाटर बन जाएगा, फिर वाटर गर्म होना स्टार्ट होगा, तब जाके उसका टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो इतनी देर तक जो टेम्परेचर मिल रहा था, हीट मिल रही थी, वो सारी कहाँ कंज्यूम हो गई, उस आइस को मेल्ट करने में कंज्यूम हो गई, इसीलिए उसका टेम्परेचर अभी तक इंक्रीज नहीं हुआ। तो अब जब वो मेल्ट हो जाएगा उसके बाद उसका टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। ठीक है, समझ में आई ये बात। दिस हैपन्स इवन दो वी कंटिन्यू टू हीट द बीकर। फिर ये होता है कब तक, जब तक कि अपन स्टिल बीकर को हीट करते रहते हैं। दैट इज़ वी कंटिन्यू टू सप्लाई हीट। और जब अब आइस मेल्ट हो गया उसके बाद भी अपन उसको क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। ठीक है, दिस हीट्स गेट यूज्ड अप इन चेंजिंग द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो वही चीज़ देखिए जो अभी मैंने बताई थी कि इतनी देर से जो अपन हीट दे रहे थे वो सारी की सारी कहाँ जा रही थी, जो भी बॉन्ड थे आइस में उन सबके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में वो एनर्जी जा रही थी। इसीलिए अभी तक उस बीकर का, उस सिस्टम का टेम्परेचर इंक्रीज या चेंज नहीं हुआ। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय आइस विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर। तो ये सारी की सारी हीट एनर्जी जो बर्नर से उसको मिल रही थी वो किसने एब्जॉर्ब कर ली, आइस ने एब्जॉर्ब कर ली, विदाउट शोइंग एनी राइज इन टेम्परेचर, बिना कोई टेम्परेचर में बढ़ोतरी यानी राइज दिखाए हुए उसने क्या कर लिया, सारी की सारी हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया। It is considered that it gets hidden into the contents of the beaker and is known as the latent heat। इसको आप अंडरलाइन कर लेना कि ये क्या कहलाता है, ये जो हीट थी वो कहाँ एक तरह से छुप गई, इन द कंटेंट्स ऑफ द बीकर, यानी उसके अंदर ही कहीं ना कहीं वो हीट कंज्यूम हो गई, और इसी हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं, यानी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मेल्टिंग, लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, यानी मेल्ट करने में कितनी हीट लग गई वो यहाँ पे पता चल जाएगी अपन को। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। तो लेटेंट का मतलब ही क्या होता है, हिडन होता है, इसलिए लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट, क्योंकि हीट मिल तो रही है, बर्नर तो चल ही रहा है, मतलब कुछ ना कुछ तो हीट मिल ही रही है, बट वो हिडन है। हिडन क्यों है, क्योंकि वो कहाँ काम आ रही है, उस आइस को मेल्ट करने में। तो अपने को टेम्परेचर तो बढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो वो कहीं ना कहीं ऐसी जगह काम आ गई जो अपन को बाहर से नहीं दिखी, बट अंदर मॉलिक्यूलर लेवल पे वो कहीं ना कहीं हो रही थी। तो the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion। ये पूरी लाइन आप अंडरलाइन कर लेना। इसका क्या मतलब है, latent heat of fusion का latent heat of fusion का क्या मतलब है कि किसी भी सब्सटेंस को 1 kg अगर अपन उसका सॉलिड लेते हैं, 1 kg सॉलिड को मेल्ट करते हैं अपन, ठीक है, किस पे, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ATM मीन्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी हवा का दबाव, प्रेशर, प्रेशर की यूनिट होती है ये ATM। तो हवा का दबाव कितना है, 1 ATM है उस दौरान, ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। और कौन से टेम्परेचर पे, उसके मेल्टिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे। अगर 1 ATM प्रेशर पे मैं 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करती हूँ तब जो हीट रिक्वायर्ड होती है, तो इस दौरान जो हीट चाहिए वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है,
तो इसी डेफिनेशन को याद रखने के लिए बस इतना डाटा आपको याद रखना ज़रूरी है कि 1 kg सॉलिड को उसके मेल्टिंग पॉइंट पे 1 atm प्रेशर पे अगर अपन हीट देते हैं और उसको लिक्विड में बदलते हैं तो उस दौरान जो भी हीट चाहिए होती है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहलाती है। ठीक है। So particles in water at 0 degree Celsius, that is 273 Kelvin, have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. सेम टेम्परेचर आइस भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, वाटर भी 0 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि दोनों पिघल रहे हैं इस टेम्परेचर पे। ठीक है। बट आइस में पार्टिकल की एनर्जी जो है कम है। ठीक है। यहाँ पार्टिकल की एनर्जी जो है वो कम है और यहाँ ज़्यादा है, मोर एनर्जी है, क्योंकि टेम्परेचर भले ही दोनों का सेम हो बट पार्टिकल्स तो दूर दूर हो गए ना लिक्विड में जाते ही, तो उनकी एनर्जी बढ़ गई। When we supply heat energy to water, particle starts moving even faster. अब जैसे इस पानी को अपन और हीट सप्लाई करें तो उनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो और तेज़ी से मूव करना स्टार्ट हो जाएंगे। तो एट अ सर्टेन टेम्परेचर, एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जब पानी के पार्टिकल्स जो दूर दूर हो गए थे उनका भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएगा, वो और दूर चलने जाने की कोशिश करेंगे। अब कहाँ जाएंगे और दूर? एटमॉस्फेयर में, क्योंकि भाप बन जाएगी, वेपर बन जाएंगे। तो वेपर बनने से क्या होगा, वो एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे और दूर दूर पूरे स्पेस में फैल जाएंगे, जो भी अपना एटमॉस्फेयर है। ठीक है। तो वो टेम्परेचर जिस पे वाटर बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, वेपर में बदलना स्टार्ट हो जाता है, उसको अपन क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। जैसे अपन यहाँ मेल्टिंग पॉइंट पढ़ रहे थे वैसे ही अपन पढ़ेंगे अब बॉइलिंग पॉइंट। तो वो टेम्परेचर जिस पे क्या होता है, सारा का सारा लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में। ठीक है। वो टेम्परेचर क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 273 केल्विन में आप 100 ऐड कर दो तो 373 केल्विन होता है 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। किसके बराबर होता है, 373 केल्विन। तो ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन आप यहाँ अंडरलाइन कर लेना। कैन यू, अब अपन पढ़ते हैं, जैसे अपन ने लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन पढ़ी, यानी सॉलिड से वाटर में बदलने वाली हीट को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोला गया। वैसे यहाँ पे वाटर से गैस को बदलने के लिए क्या कहलाएगी, वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि वेपर्स बनेंगे यहाँ पे। ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या कहलाएगी, वो हीट जो अपन को चाहिए 1 kg ऑफ लिक्विड को कन्वर्ट करने के लिए इन वेपर्स। ठीक है। वही सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, टेम्परेचर हालांकि बस मेल्टिंग पॉइंट की जगह बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। ठीक है। तो वो कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आप यहाँ देख रहे हो कि स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज हो सकते हैं, सॉलिड से लिक्विड में भी जा सकते हैं, लिक्विड से गैस में भी जा सकते हैं अपन। ठीक है। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो गई, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन हो गई कि 1 kg लिक्विड को अपन ने कन्वर्ट किया गैस में, उसके बॉइलिंग पॉइंट पे और टेम्परेचर 1 atm प्रेशर पे। तो इस दौरान जो भी हीट रिक्वायर्ड थी वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है। ठीक है। ये था अपना कॉन्सेप्ट सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। तो वाटर का पढ़ लिया, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट सबको याद ही होना चाहिए, बहुत कॉमन चीज़ होती है। क्योंकि पेज नंबर 8, अब कुछ चीज़ें ऐसी होती है देखो जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस में बदल जाती है। जैसे आप कपूर देखते हो, कपूर को आप जलाते हो, वो सॉलिड होता है, और जैसे आप उसको जलाते हो वो सीधा भाप बन जाती है उसकी, वो पहले पिघलता कम है, लिक्विड स्टेट में कम आता है, ज़्यादातर ऑलमोस्ट वेपर बन जाता है। तो कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होती गैसियस है और डायरेक्ट सॉलिड में बदल जाती है बिना लिक्विड स्टेट में आए। तो स्टेट को ज़रूरी नहीं है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस ही जाना कंपलसरी हो, वो डायरेक्टली सॉलिड से गैस में भी जा सकती है, गैस से सॉलिड में भी जा सकती है, तो डायरेक्ट भी चेंज हो सकता है। ठीक है। और इस चेंज को अंडरलाइन कर लेना आप एक्टिविटी 1.13 के नीचे, अ चेंज ऑफ स्टेट डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स जैसे यहाँ पे लिखा है सॉलिड टू गैस बिना लिक्विड आए, तो वैसे ही गैस टू सॉलिड बिना लिक्विड स्टेट आए उसे अपन वाइस वर्सा कहते हैं, यानी सॉलिड टू गैस तो उसका वाइस वर्सा गैस टू सॉलिड हो जाएगा। ठीक है।
तो ये चेंज जो है सॉलिड से गैस का क्या कहलाता है, सब्लिमेशन कहलाता है, या फिर गैस से सॉलिड का, दोनों को ही सब्लिमेशन बोलते हैं। उसके लिए एक एक्टिविटी भी की है यहाँ पे 1.13, जिसमें उसने अमोनियम क्लोराइड को चाइना डिश में यानी एक प्लेट में रख कर जो है बर्न किया है हीट देकर, तो वो क्या था, उसमें डायरेक्टली गैस में बदल गया था। ठीक है, तो वही एक एक्टिविटी शो कर रखी है बस यहाँ पे कि डायरेक्ट प्रोसेस यानी सब्लिमेशन किस तरह से होता है। तो आपका एक टॉपिक कंप्लीट है ये आपका। नेक्स्ट टॉपिक इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अभी तो टेम्परेचर का था, ये अपन ने पूरा टॉपिक जो पढ़ा टेम्परेचर के बेसिस पे था, यानी कि किस तरह से टेम्परेचर चेंज करने पे चीज़ें स्टेट जो है बदलती है। अब अपन प्रेशर के बेसिस पे पढ़ेंगे, तो वो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू।